हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सातवीं पोएम के, कल हमने इसका पैराफ्रेज पूरा कर दिया था। आज हम इस सातवीं पोएम के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देखेंगे जरा। व्हाट इज, क्या है, द एक्ट, कार्य ऑफ नेचर, प्रकृति का, डिस्क्राइब्ड, जिसको वर्णन किया गया है, एज प्रिसाइज, मतलब वो कौन सा कार्य इसको प्रिसाइज सटीक कहा गया है। द एक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का कार्य, हैज बीन डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया है, एज प्रिसाइज। इस पोएम के अंदर जो प्रकृति के कार्य को प्रिसाइज किया गया है यानी सटीक कहा गया है, इन कंपैरिजन टू द एक्ट्स, इसको सटीक इस अर्थ में कहा गया है कंपैरिजन में द एक्ट्स, कार्यों के, ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के कार्यों की तुलना में। नेचर इज ऑलवेज एग्जैक्ट, आप जानते हैं प्रकृति हमेशा एग्जैक्ट होती है, सटीक होती है इन इट्स वर्किंग, इसके कार्य में। प्रकृति का कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता। ऑल द एक्ट्स, सभी कार्य ऑफ नेचर, प्रकृति के, आर नेवर फेलिंग, कभी फेल नहीं होते, असफल नहीं होते। दे आर नाइदर, वे ना तो कभी लेट होते हैं, देरी से होते हैं, और सोना जल्दी से होते हैं। अर्थात सूर्य का जो टाइम निश्चित है उस समय से होता है, बारिश का समय है उस समय वो होती है। ह्यूमंस, मानव, मे बी इनएक्यूरेट, मानव असटीक हो सकते हैं, अतारतम्य हो सकते हैं, इन देयर एक्ट्स, उनके कार्यों में, बट लेकिन नेचर डज नॉट बी सो, लेकिन प्रकृति ऐसी नहीं हो सकती। नेचर इज सुप्रीम, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, टू ऑल, सभी से, यानी प्रकृति से श्रेष्ठ कोई नहीं है। डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का जो टाइटल है उसका वर्णन कीजिए, उसका विचार विमर्श कीजिए। द टाइटल ऑफ द पोएम, इस कविता का जो टाइटल है, इज वेरी एप्ट, एप्ट यानी उपयुक्त, सुटेबल, इस कविता का टाइटल बहुत ही उपयुक्त है। टाइम प्लेज, समय निभाता है, ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में। द क्लॉक टावर्स, जो क्लॉक टावर्स है, जो घंटाघर है, अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं, बताते हैं टाइम को, बट देयर इज ए डिफरेंस, लेकिन एक डिफरेंस होता है, अंतर होता है, इन दैम, उनमें। इन द सेम वे, उसी तरीके से, द वर्ल्ड, संसार, इज सफर्ड विथ, संसार पीड़ित है, ग्रस्त है, विथ कन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व के साथ, ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस, जो कि होता है धार्मिक अंतरों के कारण। वेरियस रिलीजियस अथॉरिटीज, भिन्न भिन्न धार्मिक अथॉरिटीज जो है, यानी जो सत्ता है, इंटरप्रेट करती है रिलीजन को, बताती है धर्म को, इन देयर ओन वे, अपने तरीके से। दस, इस प्रकार, दे मिसगाइड पीपल, इस प्रकार धर्म के जो उपदेशक लोग हैं वो मिसगाइड करते हैं लोगों को। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाउ वुड यू इंटरप्रेट, आप कैसे व्याख्या करेंगे, द टर्म, ये जो शब्दावली आई थी, टर्म मतलब शब्दावली, डोनर्स बिम, दानकर्ता की सनक, इसको कैसे बताएंगे, तो देखें। डोनर्स बिम इज नथिंग बट, डोनर्स बिम जो है, दानकर्ता की सनक, इज है, नथिंग बट, कुछ नहीं सिवाय, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या के, ऑफ रिलीजन, यानी डोनर्स बिम का मतलब है धर्म की गलत व्याख्या। रिलीजियस अथॉरिटीज, धार्मिक सत्ता के जो लोग हैं, धर्म के जो उपदेशक लोग हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं रिलीजन की, धर्म की। दे स्पीक, वे बोलते हैं, अबाउट एथिक्स, नीति शास्त्र के बारे में, एटिकेट्स, शिष्टाचार के बारे में, एटीसी, एटसेट्रा, इत्यादि के बारे में। दे मिसगाइड पीपल, वे लोगों को गलत निर्देशित करते हैं। दे जनरेट डिफरेंसेस, वे पैदा करते हैं अंतर, इन द माइंड्स, मस्तिष्क में, और मासेस, लोगों के, वो लोगों के मस्तिष्क में अंतर पैदा करते हैं। दे डिस्टर्ब, वे डिस्टर्ब करते हैं, वे डिस्टर्ब करते हैं, अर्थात विचलित करते हैं, द पीस, शांति को, ऑफ द नेशन, राष्ट्र की, वो राष्ट्र की शांति को भी भंग करते हैं। आगे देखें, What does the line, क्या मतलब है लाइन का, ये जो लाइन आती है, पेरेनियल फ्यूड्स, निरंतर झगड़े, एंड सीजनल अलायंस, और मौसमी समझौता, एल्यूड टू, इसमें क्या छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है इस लाइन के अंदर, देखते हैं क्या अर्थ है इसका गहराई में। द लाइन, ये जो लाइन है, पेरेनियल फ्यूड्स, निरंतर झगड़े, एंड सीजनल अलायंस, और मौसमी समझौता, एल्यूड टू द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें छिपे हुए हैं धार्मिक द्वंद्व। द वर्स्ट पार्ट, सबसे बुरा हिस्सा, ऑफ आवर कंट्रीज लाइफ, हमारे देश के जीवन का, यानी हमारे देश के जीवन का जो सबसे बुरा पक्ष है, इज कम्युनल डिसहार्मनी, वो है सांप्रदायिक वैमनस्यता, एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, और धार्मिक असहिष्णुता, यानी कि हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर बहुत झगड़े होते हैं। देयर आर कम्युनल राइट्स, बहुत सारे सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार,
बट लेकिन म्यूचुअल अलायंसेस, लेकिन बार बार आपसी समझौते जो होते हैं वो भी होते हैं। आर ओनली सीजनल, वो भी केवल कैसे होते हैं, मौसमी। आई इसका मतलब है अर्थात, यानी दैट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड। झगड़े भी होते रहते हैं, फिर समझौते भी होते रहते हैं, और ये चलता रहता है। आगे देखें, इस पोएम का आखिरी प्रश्न पे जा रहे हैं अपन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, क्या है केंद्रीय विचार ऑफ द पोएम, कविता का। कविता का केंद्रीय विचार क्या है। हाउ इज इट डेवलप, ये कैसे विकसित होता है। अथवा में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पोएम का। स्टैब्लिश, स्थापित करो, क्लॉक टावर्स को, घंटाघरों को, एज अ सिंबल, एक प्रतीक के रूप में, ऑफ कंफ्यूजिंग रिलीजियस प्रीचिंग्स, भ्रमित कर देने वाली धार्मिक उपदेश के रूप में। यानी क्लॉक टावर्स यहाँ पर ही बताया गया है। क्लॉक टावर्स का मतलब है अलग अलग धर्मों के मिसगाइड करने वाले उपदेश, जो कि उनके ही धर्म के नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं। पीपल हैव ब्लाइंड फेथ, आंसर देख रहे हैं हम। पीपल हैव, लोग रखते हैं, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, इन रिलीजियस ऑथोरिटीज, धार्मिक सत्ता में। द पोइट हैज यूज्ड, कभी इस्तेमाल कर चुका है, द एग्जाम्पल, उदाहरण, और क्लॉक टावर्स का टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज व्यूज, उसके विचारों को। पीपल टेक, लोग मानते हैं, द टाइम, समय को, टोल्ड बाय क्लॉक टावर के द्वारा जो समय बताया जाता है उसको लोग मानते हैं, टू बी एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक मानते हैं। बट दे आर स्लाइटली ऑफ, लेकिन वे जो घंटाघर को जो समय बताया जाता है उन सभी घंटाघरों के समय में स्लाइटली ऑफ होता है, वो हल्के से अलग होते हैं वो, द अदर्स टाइम, दूसरे के समय से, अर्थात अलग अलग घंटाघरों के समय में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। दे ऑलवेज टेल, वे हमेशा कहते हैं, डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय। इन द सेम वे, उसी प्रकार, सम रिलीजियस पीपल, कुछ धार्मिक लोग, प्रीच करते हैं, बताते हैं, उपदेश देते हैं, पीपल, लोगों को, एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के अनुसार। यानी जो व्यक्ति जितना जानता है उतना बता देता है, और जिस चीज को वो सही जानता है उसी को सही बता देता है। अगर वो गलत जानता है तो गलत ही बताता है। दे प्रीच, वे बताते हैं, वे उपदेश देते हैं, व्हाट दे अंडरस्टैंड, जो वो स्वयं समझते हैं। देयर रिलीजियस प्रीचिंग, उनके धार्मिक उपदेश, आर, होते हैं, डिफरेंट, अलग। दे क्रिएट, वो पैदा करते हैं, कंफ्यूजन, भ्रम, अमंग पीपल, लोगों के मध्य। दे मिसगाइड, वे कुभ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, पीपल, लोगों को। 10, इस प्रकार, क्लॉक टावर्स, जो क्लॉक टावर्स है, आर ए सिंबल, वो एक प्रतीक है, ऑफ कंफ्यूजिंग रिलीजियस प्रीचिंग्स का, भ्रमित धार्मिक उपदेशों का। इस प्रकार से इस पोएम के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। 8वीं जो हमारी पोएम है वो है इफ, रूडयार्ड किपलिंग की। रूडयार्ड किपलिंग के बारे में आपको बता दूं मैं, ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे, फिर इंडिया में आकर के रहे, और ये बच्चों के बहुत फेमस, ये ब्रिटिश जब अंग्रेजों की सत्ता थी तब यहाँ पर रहे, फिर इंग्लैंड चले गए, फिर वहाँ से पढ़े लिखे वहाँ इंग्लैंड में ही, फिर वापस यहीं आ गए, भारत में रहे। और इन्होंने मोगली, और बच्चों के लिए मोगली नाम की एक स्टोरीज आती है बच्चों की, एक जंगल बुक थी, वो इन्होंने लिखी। ये वर्ल्ड फेमस रहे हैं बच्चों के लिए, अर्थात बच्चों के लिए कविताएं लिखने में जिन जो नाम आता है वो रूडयार्ड किपलिंग का बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो रूडयार्ड किपलिंग इस तरीके के एक अच्छे कवि रहे हैं, ब्रिटिश कवि हैं ये। इंडियन राइटर ए के रामानुजन थे जो हमने पढ़े। इसके बाद 9वीं 10वीं पोएम जो पढ़ेंगे उसमें भी इंडियन राइटर अरविंदो घोष आएंगे। हमने इतना पढ़ चुके हैं हम। जितना आपको पढ़ाया गया है उसको स्टडी करते रहें, उसको ठीक से देखते रहें, क्योंकि सभी पोएम के अंदर मैं आपको बता दूं एक जनरल थॉट होता है, और उस जनरल थॉट को आपको डिटेल में पूरा करना होता है, और उसको करके आपको एक अच्छा सॉलिड सा आंसर तैयार करना होता है। तो इन आंसरों को आप ठीक से देखें, पढ़ें, समझें, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को अगर होती है तो पैराफ्रेज को पढ़ें। आप जितने भी पोएम में जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसी के लिए मैंने पैराफ्रेज लिख करके दिया हुआ है। आप पैराफ्रेज को जब टोटली पढ़ेंगे तो आपकी सभी समस्याएं सॉल्व आउट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे 8वीं पोएम। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।